सो गाइज इस वक्त मैं हूँ बुडापेस्ट में। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वैसे तो सभी को पता होगा बुडापेस्ट हंगरी का कैपिटल है और हंगरी यूरोप में आता है। सो मैं इस वक्त हूँ बुडापेस्ट में और मैं जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं पहुँच गया हूँ बुडापेस्ट का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, नोरमाफा। बेसिकली आप कह सकते हैं बुडापेस्ट दो भागों में डिवाइडेड है। एक वेस्ट साइड है जो कि डैन्यूब रिवर के उस तरफ है, और डैन्यूब रिवर के इस तरफ जो है वो बूडा साइड है। और बूडा साइड जो है वो थोड़ा सा हिली एरिया है। तो उस हिली एरिया के सबसे ऊंचे पॉइंट पे मैं हूँ, जिसको नोरमाफा बोलते हैं। नॉर्मली इधर टूरिस्ट नहीं आता है, बट लोकल्स की ये फेवरेट जगह है, क्योंकि लोकल यहाँ बड़ा पिकनिक शिकनिक मनाने। एक सेकंड, मैं ज़रा गाड़ी की पार्किंग ऑन कर दूँ। सो लोकल्स यहाँ बड़ा पिकनिक विकनिक मनाने आते हैं, तो इस लिहाज से ये जगह थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि वीकेंड पे भरी रहती है ये जगह। सो यहाँ आया हुआ हूँ, वेदर काफ़ी अच्छा था। अब थोड़ी सी ठंड आ रही है, अक्टूबर का महीना है। नॉर्मली सितंबर, इस बार का सितंबर काफ़ी गर्म था इधर। लास्ट ईयर सितंबर में विंटर्स या ठंडक किक इन, जैसे अभी वेदर है ये सितंबर्स में हो गया था। बट अब अक्टूबर में काफ़ी, आप देख सकते हो हवा चल रही है, काफ़ी प्लेजेंट है, ठंडक हो गई है वेदर में। सो मैंने सोचा क्यों ना, एक तो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, दिनों बाद नहीं महीनों बाद, इनफैक्ट 1-1.5 महीना ऐसे ऊपर हो गया मुझे वीडियो पोस्ट करे हुए। जो मुझे लगा अभी थोड़ा सा फ्री टाइम है मेरे पास, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया जाए, कुछ हटके बनाया जाए, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आइडिया तो यही है कि वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे, मुझे ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं यहाँ बुडापेस्ट में रहते हुए। और काफ़ी मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा मेरा, अच्छा बुरा दोनों टाइप का। बुरे कम रहे, अच्छे ज़्यादा रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं उन लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जो लोग यूरोप में आके सेटल होना चाहते हैं, या यूरोप में काम करना चाहते हैं, या यूरोप में बसना चाहते हैं, अपनी लाइवलीहुड बनाना चाहते हैं। उनके लिए प्रॉबेबली जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा वो शायद काम की हो। हालांकि मैं इसको यही बोलूँगा कि ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, जो भी मुझे पास्ट में यहाँ एक्सपीरियंस हुए हैं। और बुडापेस्ट आने से पहले भी मैंने खूब ट्रैवल किया है, मतलब थैंकफुली मेरा बिज़नेस की वजह से, मेरे काम की वजह से मैं बहुत कोविड से पहले भी बहुत बार यूरोप, यूके, यूएस, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, काफ़ी कंट्रीज़ मुझे ट्रैवल करने को मिली। और वो एक रीज़न है क्यों मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेटल होना है। तो जो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, प्लीज़ डोंट बी जजमेंटल, मुझे जज ना करें कि यार ये तो इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, या ये यूरोप के बारे में ऐसा बोल रहा है, या इंडिया के बारे में वैसा बोल रहा है। ये मेरे अपने ओपिनियन है, और बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस आपके कुछ और हो सकते हैं, आप वो कमेंट बॉक्स में लिखें। एक्सपीरियंसेस शेयर करने से इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा रिच होती है, ऑथेंटिक होती है। तो और भी लोग जो इस तरीके के स्टेप लेना चाहते हैं, वांट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, सेटल डाउन इन सम अदर कंट्री, उनके लिए कुछ बातें आई ओपनर की तरह होती हैं। हर चीज़ यहाँ अच्छी नहीं है, मैं ये भी बोलूँगा। तो अभी मैं कोई बैठने के लिए कोई एक स्पॉट ढूंढ रहा हूँ, वहाँ बैठ के आराम से आप लोगों से बात करता हूँ। सो फाइनली जगह मिल गई है, खाली पड़ा हुआ। एक्चुअल में ये जो एरिया है ये वीकेंड पे खचाखच भरा रहता है, स्पेशली जब वेदर अच्छा हो। और आज वीकडे है, आज वेडनेसडे है आज, इसलिए थोड़ा खाली पड़ा हुआ है। पीछे है पार्क जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ बॉनफायर वगैरह के लिए जगह दी हुई है। तो वीकेंड पे काफ़ी सेलिब्रेशन और फेस्टिवल वाला माहौल रहता है यहाँ पे। लोकल्स जैसे कि मैंने बोला बहुत आता है, टूरिस्ट इधर इस एरिया में आता नहीं है। इसको बोलते हैं नोरमाफा। मैं वापस से बता देता हूँ, अगर आप बुडापेस्ट में आए हैं तो इस जगह पे ज़रूर आइए। और यहाँ से एक वॉकिंग ट्रेल है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे जाके आपको जो रोपवे होता है वो मिलेगा, उससे आप वापस हिल से नीचे आ सकते हैं। काफ़ी एक्साइटिंग वो छोटा सा रोपवे है।
तो उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो भैया आप मुद्दे की बात पे आते हैं जिसके लिए आपने वीडियो पे प्रॉबेबली क्लिक किया है, कि आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 3 years इन यूरोप, इंडिया को मैं कैसे देखता हूँ। और मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा कंट्री अच्छा है, हंगरी अच्छा है कि इंडिया अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है हर कंट्री में रहने के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर कंट्री में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। और वही इंडिया और अगर यूरोप की किसी भी कंट्री की हम बात करें तो हाँ, फ़र्क तो है। तो बेसिकली पहले तो मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ बूडापेस्ट में सेटल होने का सबसे प्रोमिनेंट 2 रीज़न्स क्या थे। वो थे एक्सपेंशन ऑफ आवर बिज़नेस। आवर बिज़नेस से मेरा मतलब है मेरा और मेरी वाइफ का जो बिज़नेस है उसको एक्सपैंड करना। नंबर 2, ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसके लिए मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज, बी इट यूएस कनाडा और एनी अदर यूरोपियन कंट्री। तो बिज़नेस एक्सपेंशन को लेके ये था कि अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया से, येस, सेटिंग अप अ कंपनी इज़ नॉट दैट ईजी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में तो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फ़ोन करो और काम हो जाता है। कुछ कागज़ लगाने पड़ते हैं एंड देन यू कैन सेट अप अ कंपनी, यू कैन स्टार्ट वर्किंग। बट यहाँ पे हाँ, पेपर वर्क है, एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है। बट एज़ कम्पेयर टू एनी अदर यूरोपियन कंट्री, सेटिंग अप अ कंपनी इन हंगरी इज़ लॉट मोर ईजियर। अगर मैं बाकी कंट्रीज़ के कंपेरेटिवली उसको देखूँ जो यूरोप में है, ईज़ ऑफ बिज़नेस है, डेफिनेटली है। मुझे याद है क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है उसमें हमको काफ़ी यूरोपियन वेंडर्स, यूरोपियन सप्लायर्स के साथ डील करना पड़ता था, जिसमें एक्सचेंज ऑफ मनी होता था और हमको रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंसेस जिन्हें हम बोलते हैं, वो यूरोज़ में हमको इंडिया से करनी पड़ती थी। और हर एक रेमिटेंस के लिए हमें 10 से 12 पेपर्स लगाने पड़ते थे और वो सर्टनली एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता था कि हर बार कोई भी फॉरेन रेमिटेंस करने के लिए इतने सारे कागज़ के पहले प्रिंट्स निकालो, फिर बैंक जाओ, फिर एक फॉर्म भरो, एक सीए से आपको फॉर्म चाहिए वो फॉर्म भरो, सीए से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए वो सर्टिफिकेट लो, फिर वो अटैच करो। हर बार का वो एक्सरसाइज होती थी। और क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा था तो हर एक क्लाइंट के लिए उतने ही पेपर, हर एक वेंडर के लिए उतने ही पेपर लगाना, सच में इट वाज रियली पेनफुल एट दैट टाइम। तो एक तो वो चीज़ से यहाँ पे निजात मिल गया है। यहाँ पे भी कागज़ी काम होता है बट मोस्ट ऑफ इट इज़ ऑनलाइन। सेंडिंग पेमेंट्स टू ऑल अक्रॉस द ग्लोब इज़ जस्ट लाइक अ क्लिक ऑफ अ बटन, यू जस्ट हैव टू गो ऑनलाइन एंड अगर बैंक को कुछ क्वेरी होती है वो आपसे ईमेल पे मांग लेते हैं एंड देन यू जस्ट सेंड द पेपर्स अक्रॉस। अगर उनको कुछ वेरीफाई करना है तो आप उनको ईमेल भी कर सकते हो, पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हाँ, ईज़ ऑफ बिज़नेस है, सेंडिंग पेमेंट्स ग्लोबली काफ़ी आसान है और डूइंग बिज़नेस विद अदर एंटिटीज़ इज़ ऑल्सो ईजियर। वैट है यहाँ पे, अच्छा खासा वैट है 27% का, बट देन जैसे जीएसटी रिक्लेमेबल होता है यहाँ पे वैट भी रिक्लेमेबल है। तो उस लिहाज से देखें कि जो हम 6-7 साल से काम कर रहे थे इंडिया में वर्सेस जो अभी इधर कर रहे हैं, उस क्योंकि ईज़ ऑफ बिज़नेस है इसलिए प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बिज़नेस की बढ़ गई है। तो हाँ, उस मामले में थोड़ा फ़ायदा मिला है हमें। लाइफ़स्टाइल की अगर बात करें तो ऑफ़ कोर्स काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मैं ग्रेटर नोएडा, पहले मैं दिल्ली में रहा काफ़ी साल, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 7-8 साल, फिर मैं ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गया। बट अगर ओवरऑल एनसीआर में जो लोग रहते हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि लेवल ऑफ पोल्यूशन, ट्रैफिक, इवन टू एन एक्सटेंट सेफ्टी, अब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं काफ़ी, बट देन अगेन टूवर्ड्स सेफ्टी ऑल्सो थिंग्स वर नॉट दैट ग्रेट। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। तो ऑफ कोर्स हवा साफ़ है, पानी साफ़ है, खाना पीना साफ़ है। यूरोपियन जो फूड के से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, काफ़ी ऐसे सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं जो खाने में डाले जाते हैं जो यहाँ पे बैंड है, जबकि यूएस और इंडिया में वो अभी भी अलाउड है। सो उस लिहाज से देखा जाए तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अगर ब्रेड का एक पैकेट लेकर आता हूँ तो वो 2-3 दिन में ही ख़राब हो जाता है। दैट मीन्स उसमें प्रिजर्वेटिव इतने डले ही नहीं है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं था केस। और काफ़ी लोग इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इंडिया की बुराई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रियल पिक्चर
ऑफ व्हाट आई थिंक एज अ इंडियन सिटिंग इन यूरोप, कि क्या मुझे, और मैं डिसएडवांटेजेस पे भी आऊँगा अभी, तो सिर्फ एडवांटेजेस नहीं है, डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला, हर कंट्री के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, तो यहाँ पे भी कॉन्स हैं, तो उस पर भी हम आएंगे। तो ये लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई है, यहाँ पे मॉल कल्चर नहीं है, मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स आपको मिल जाएंगे, बट वहाँ पे लोग तभी जाते हैं जब एक्चुअली में कुछ स्पेसिफिक उनको ख़रीदना होता है। अदरवाइज़ जब हम एनसीआर में थे, मैं आप लोगों की तरफ से तो बोल नहीं सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से और जिनको मैं जानता हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल्स में, उनकी तरफ से मैं बोल सकता हूँ, जब भी वीकेंड में कहीं जाने की बात होती थी तो मॉल ही नज़र आता था। या तो एक मूवी देख लो, या मॉल जाके किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लो, दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। यहाँ पे दे फोकस मोर ऑन आउटडोर एक्टिविटीज़, पिकनिक करना, फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, गेट टुगेदर्स करना, डिनर ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीज़ें मैंने ज़्यादा देखी हैं। जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे लोग सोशलाइज़ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे लोग ज़्यादा सोशलाइज़ करते हैं फेस्टिवल्स में, और वैसे भी वीकेंड्स के दौरान। मॉल का जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉल में अगर मैं जाता भी हूँ तो मुझे कुछ स्पेसिफिक लेना होता है तो मैं जाता हूँ। आपको अर्ली मॉर्निंग काफ़ी लोग यहाँ पे मिल जाएंगे जो इंडिया में पुराना कल्चर था वो फॉलो करते हुए दिख जाते हैं। हाथ में थैला होता है एंड दे गो एंड बाय देयर ब्रेड्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। यहाँ पे भी छोटे मार्केट होते हैं, वेजिटेबल मार्केट्स, वहाँ से वेजिटेबल खरीद के लाते हैं। खासकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको आप देखेंगे यहाँ पे निकलते हुए। बच्चों को पेरेंट्स इनकरेज स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स डूइंग आउटडोर एक्टिविटी। बहुत सारे फुटबॉल क्लब्स हैं, स्विमिंग क्लब्स हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स हैं इधर, जो कि बड़े रीजनेबल प्राइस पे एक्सेसिबल हैं लोगों को। इवन फॉर दैट मैटर आई वाज सरप्राइज कि अगर मुझे गोल्फ जैसा स्पोर्ट खेलना है, दैट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल हेयर एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में तो गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप मिलने के लिए ही वेटिंग लिस्ट लगी होती है। और इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कुछ गलत है, हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते इस चीज़ को लेके, वेटिंग लिस्ट को लेके तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस लिहाज से यस, क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल हैज़ इम्प्रूव्ड। दिल्ली में जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, ट्रैफिक से जूझना, जब मैं यहाँ नया नया आया था और जब मैं टैक्सी में जा रहा था तो ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और बोला कि यार नो विल बी लेट बाय 5 मिनट्स बिकॉज आगे ट्रैफिक जैम है। तो मैंने मन ही मन सोचा, बॉस तुझे ट्रैफिक जैम समझना है अगर, तो तू 8 से 9 बजे के बीच में गुड़गांव और दिल्ली के बीच में भी ट्रैवल करके बता दे उस ड्यूरेशन में तुझे ट्रैफिक जैम का एक्चुअल मतलब समझ में आ जाएगा। तो हाँ, उस लिहाज से काफ़ी सहूलियत है, क्योंकि छोटा शहर है तो हर जगह 25 मैक्सिमम 25 मिनट्स में इट्स एक्सेसिबल। मेरे घर से एयरपोर्ट इज़ लाइक 30 मिनट्स। सो मेरे को कोई भी डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़नी होती है, इवन फॉर दैट मैटर इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़नी होती है, मुझे 3 घंटे पहले पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। तो आराम से मैं निकलता हूँ। अगर मेरी 5 बजे की फ़्लाइट है तो मैं आराम से 4 बजे तक भी अगर एयरपोर्ट पहुँचता हूँ, दैट्स फाइन। चेक इन प्रोसेस ईजी है। बहुत सारी चीज़ें ईजी इसलिए भी हैं क्योंकि जनता कम है, पॉपुलेशन कम है, उसका प्राइमरी रीज़न मुझे ऐसा लगता है ये है। एंड देन दूसरा रीज़न ये है कि देर आर प्रोसेसेस इन प्लेस दैट आर फॉलोड। ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्रोसेसेस नहीं है, इंडिया में भी प्रोसेसेस हैं, बट वो फॉलो नहीं करता कोई। यहाँ पे दे स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रोसेस, यू कैन नॉट बाईपास द प्रोसेस। इतना इजीली तो आप बाईपास यहाँ पे नहीं कर सकते, वो तो मैंने 3 साल में मुझे यहाँ समझ में आ गया। अगर खाने पीने की बात करें तो डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूँगा यू विल मिस इंडियन फूड। अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो आप घर पे बिल्कुल बनाइए, हम लोग भी बनाते हैं। माई वाइफ इज़ अ वंडरफुल कुक, हम लोग भी बनाते हैं, बट देन वी ऑल्सो स्पेंड ईटिंग आउटसाइड। हम जाते हैं, बाहर निकलते हैं, खाना वाना खाते हैं अलग अलग रेस्टोरेंट में। बूडापेस्ट में रहने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, एक तो छोटा शहर है, दूसरा क्योंकि टूरिस्टी जगह है तो हर कंट्री की कुजीन्स यहाँ पे अवेलेबल है, फ्रॉम इंडियन टू जॉर्जियन टू कोरियन टू जापानीज़ टू चाइनीज़। आप जिस कंट्री का खाना यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हैं आपको वो मिलेगा। और फॉर्चुनेटली द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ सो गुड कि हमने इतनी बार बाहर खाया, कभी टचवुड पेट नहीं ख़राब हुआ, फैमिली में किसी का पेट नहीं ख़राब हुआ। तो चेक्स आर इन प्लेस, प्रोसेसेस जैसे कि मैंने बोला लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं कि बासा खाना खिला देंगे आपको या बहुत ही बेकार क्वालिटी ऑफ ऑयल यूज़ हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे नहीं है। और ऑब्वियसली आप देख रहे हैं हवा, पानी, एवरीथिंग इज़ जो लोग यूरोप ट्रैवल कर चुके हैं उनको ये आइडिया है कि नीला आसमान देख के कितना अच्छा लगता है। एक और रीज़न जो मैंने बताया नहीं वो है एक्सेसिबिलिटी टू मैनी कंट्रीज़। नाउ
मोस्ट ऑफ आवर वर्क वॉज एक्सपैंडेड अक्रॉस यूरोप एंड यूके, जहाँ पे हम इंडिया से हर बारी वी यूज़ टू ट्रैवल टू लंदन, वी यूज़ टू ट्रैवल टू बर्लिन, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, जहाँ जहाँ भी हमारा काम होता था। तो हर बार जब भी कोई काम आता था, हर बार वीज़ा के लिए अप्लाई करना, हर बार VFS सेंटर में जाना, पेपर्स लगाना, ITR, बैंक स्टेटमेंट्स, दिस एंड दैट, वो भी एक हमारे लिए हासिल हो रहा था। दूसरी चीज़, हर बार उतना पैसा खर्च करना है ट्रैवल पे, एंड इट वाज, मतलब वो पैसा अगर मैं क्यूमुलेटिव देखूं तो काफ़ी बड़ा अमाउंट बनता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना जहाँ पे अगर हमारा काम हो रहा है वहीं पे ही सेटल होया जाए, तो विल सेव दिस मच ऑफ मनी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिसीजन लेना वाजिब था कि यार जब बेस ही इधर बन जाएगा तो खर्चे कम हो जाएंगे। तो वंस यू आर अ रेजिडेंट ऑफ अ यूरोपियन कंट्री, यू गेट एक्सेस टू ऑलमोस्ट ऑल दी अदर यूरोपियन कंट्रीज। यू ट्रैवल, जैसे आप दिल्ली बॉम्बे डोमेस्टिक फ़्लाइट कैच करते हैं, यू डोंट हैव टू शो योर पासपोर्ट एवरीवेयर, कोई पासपोर्ट चेक नहीं, कोई बॉर्डर चेक नहीं। हाँ, बीइंग अ नॉन EU सिटीज़न, कोई भी सिक्योरिटी वाला कल को आपसे उठ के मांग सकता है पासपोर्ट दिखा दीजिए, अपना रेजिडेंट कार्ड दिखा दीजिए। वो तो खैर इंडिया में भी है, हर कंट्री में जहाँ भी आप जाएंगे एज अ फॉरेनर, आपसे कोई भी सिक्योरिटी इंचार्ज पूछ सकता है, और एंड आपको दिखाना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। बट अदरवाइज देखा जाए तो बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ अ यूरोपियन कंट्री अलाउज यू टू ट्रैवल फ्रीली टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, एंड लाइक जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, even to Iceland, which is not a part of EU. I came to know that having a resident card of Europe, you can even travel to Iceland. So ये कुछ ease of travel से ये हुआ है कि again you can focus more on your business activities. You can आप अपनी efficiency और अपनी productivity बढ़ाने पे ध्यान दे सकते हैं, ना कि हर बार वीज़ा के लिए आप कागज़ जुटा रहे हैं और फिर बैंक जा रहे हैं, बैंक पे स्टैम्प चाहिए। कुछ कंट्रीज़ को आपके बैंक स्टेटमेंट्स पे स्टैम्प भी चाहिए होता है वीज़ा के लिए, तो हर बार वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती थी हमारे लिए। इसलिए भी हमने ये सोचा कि क्यों ना यहीं पे सेटल हुआ जाए। एज मैनी ऑफ यू नो कि I love doing travel photography and I've traveled a lot extensively across India for good 5-6 years लगातार। एंड जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको पता है, जो इस चैनल को भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, बट जो भी स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको पता है, दे हैव डन लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, लॉट ऑफ फोटोग्राफी एक्सपीडिशंस विद मी। बीन टू लद्दाख लाइक 27 टाइम्स, बीन टू सिक्किम, मिज़ोरम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट का पूरा पार्ट ले लीजिए आप, उसके बाद बीन टू केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप छोड़ के मैं पूरा हिंदुस्तान नाप चुका हूँ अच्छे से। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ गया, साइट सीइंग लोकेशंस करी और वापस आ गया। मैं वहाँ रहा हूँ, लोगों से मिला हूँ, मैंने इंटरेक्ट किया है और कल्चर को समझने की कोशिश करी है, अलग अलग गांव के, अलग अलग स्टेट्स के काफ़ी। और मुझे यही समझ में आया कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड हमारी कंट्री है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा कि यार बस अब थोड़ा अपने विंग्स फैलाते हैं, यूरोप निकलते हैं। और यूरोप ऐसी जगह जहाँ पे, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ से अगर मैं 3 घंटे की ट्रेन जर्नी कर लूँ तो मैं एक दूसरी कंट्री में पहुँच जाऊँगा। उनकी भाषा अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी लाइफस्टाइल अलग है। तो वो मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा था। तो भी इस चीज़ ने भी मुझे बहुत टेम्प्ट किया कि यार ये स्टेप लिया जाए और जाया जाए, बिकॉज़ ऊपर वाले ने इंसान बनाए, इंसान ने बाउंड्रीज़ बनाई। मेरा तो पर्सनली ये मानना है, इंसान ने बाउंड्रीज़ बनाई, इंसान ने ये वीज़ा शीज़ा पासपोर्ट ये सब दुनिया जहाँ की चीज़ें निकाल दी, बंदिशें बांध दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने इंसान को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया है, एक ही जगह पे बैठने के लिए नहीं बनाया। तो अगर आपको मौका लगता है, अगर आपको टाइम मिलता है, अगर आप टाइम निकाल सकते हैं, तो ट्राई एंड एक्सप्लोर वर्ल्ड। और इसी इंटेंशन से मैं यहाँ पे यूरोप में आया कि क्योंकि देन आई कैन मूव फ्रीली टू एनी यूरोपियन कंट्रीज। जब भी टाइम मिलेगा आई ट्राई एंड एक्सप्लोर वेरियस अदर रीजन्स, वेरियस अदर कंट्रीज़, उनके कल्चर्स, उनकी लाइफस्टाइल। तो हाँ, अगर आप उस तरीके के इंसान हैं जिनको अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग कंट्रीज़ एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, देन ऑफ कोर्स आई वुड सजेस्ट यूरोप इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। आप कोई भी कंट्री चूज़ कर सकते हैं, बट देन यू विल गेट एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर वैरायटी ऑफ डाइवर्स कल्चर। तो यहाँ के कल्चर को मैं इंडिया के कल्चर से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स हमारा अपना अलग कल्चर है, और कल्चर को प्लीज़ रिलीजन से कंफ्यूज मत करिए। रिलीजन मोस्टली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है, मुझे ऐसा लगता है।
और कल्चर जो है वो आपकी लाइफस्टाइल, आप डेली बेसिस पे कैसे जीते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत रिलीजन भी आपके कल्चर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट रिलीजन इज़ नॉट कल्चर। कल्चर बहुत बड़ी एंटिटी है, उसके अंदर रिलीजन इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स। सो अगर मैं कल्चर की बात करूं, जैसे यहाँ पे कल्चर है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो कल्चर है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कोई मॉल कल्चर नहीं है। पीपल, ओहो हवा बहुत तेज चल रही, पीपल लव टू स्पेंड टाइम विद देयर लव्ड वंस एंड देयर फैमिली आउटडोर्स, डूइंग आउटडोर एक्टिविटीज़। सो वो एक कल्चर का पार्ट हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें नहीं करते फ़ोन पे। यहाँ पे किसी के भी घर आप जाओ, किसी के भी घर आप जाओ, वो चाहेगा कि आप जूते उतार के अंदर घुसो। इनफैक्ट हमारे यहाँ मैंने कई बार देखा है, अपने फ्रेंड सर्कल में मैंने देखा है कि मैं जब जूते उतार रहा होता हूँ इंडिया में, तो वो बोलते हैं अरे नहीं नहीं पहन के आ जाओ। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप जूते उतार भी रहे होगे तो आपको पहने रहने को नहीं बोलेंगे। वो ये मान लेते हैं कि हाँ आप उतार लो फिर आओ अंदर। तो यहाँ पे इस तरीके की भी चीज़ें मुझे देखने को मिली। और खाना पीना इज़ ऑल्सो अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ अ डाइवर्सिफाइड कल्चर। जैसे इंडियन फूड हर स्टेट में अलग अलग है, वैसे ही यहाँ हंगरी में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग खाना देखने को मिलेगा। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर कुछ चीज़ें तो काफ़ी रिजेंबल करती हैं इंडियन फूड से। यहाँ पे एक डिश है गोलाश, जो कि एक मीट बेस्ड सूप होता है। अगर आप उसको कंपेयर करें इंडिया से, तो जैसे हमारे यहाँ फेस्टिविटीज़ पे या कहीं ओकेजन्स पे वो तरी वाली आलू की सब्ज़ी जो बनाई जाती है, जो पूड़ी के साथ खाई जाती है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही टेस्ट करता है। बट यहाँ पे उसमें ये लोग मीट डाल देते हैं। इसके अलावा लांगोश करके एक डिश है, इट्स क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन इंडिया कॉल्ड भटूरा, उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कई लोगों को लगता है कि यूरोपियन खाना बॉयल्ड उबला हुआ बस यही रहता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी पेपरिका काफ़ी, हाँ भाई पेपरिका काफ़ी बिकती है, काफ़ी यूज्ड होती है खानों में। तो काफ़ी इनका भी काफ़ी स्पाइसी फूड, कुछ खाने इनके भी काफ़ी स्पाइसी होते हैं। वाइन बहुत बड़ा कल्चर है हंगरी का, तो खाने के साथ वाइन लेना, तरह तरीके की वाइन्स हैं, रोज़ वाइन, रेड वाइन, वाइट वाइन, फिर एपेरोल, फिर स्पिट्ज़र, अलग अलग तरीके के ये लोग वाइन्स पीते हैं अपने खाने के साथ। तो वो एक कल्चर है। दूसरा इन लोगों का मैंने देखा है कि भाई 7 बजे रेजिडेंशियल एरिया में सन्नाटा छा जाता है। यू वोंट फाइंड एनीबडी। बुडापेस्ट सिटी साइड में आप डाउनटाउन जाएंगे, आपको फिर भी बहुत चहल पहल मिलेगी, क्योंकि टूरिस्टी जगह है, टूरिस्ट रात भर घूमते हैं वहाँ पे। बट अगर आप थोड़ा सा उस एरिया के बाहर निकल के रेजिडेंशियल एरियाज़ में जाएंगे, आपको लगेगा रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, कोई मिलता नहीं है स्ट्रीट्स पे। संडे को, यस, ये भी एक कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ पे। जब मैं नया नया आया था तब मंडे को यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे थी, कुछ नेशनल फेस्टिवल था तो पब्लिक हॉलीडे थी। जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त वगैरह होता है, उस तरीके का कुछ नेशनल फेस्टिवल था तो पब्लिक हॉलीडे थी। तो सैटरडे को मैं, मेरी वाइफ, हम लोग बाहर घूम रहे थे, और नॉर्मली सैटरडे को 7-8 बजे, 8 बजे तक मॉल शॉल सब शॉप्स बंद होने लगती। ठीक है, हमको कुछ ग्रोसरीज लेनी थी। दैट वाज आवर फर्स्ट एनकाउंटर विद द पब्लिक हॉलीडे क्लब्ड विद अ वीकेंड। तो हमने संडे को बाहर निकले, सब बंद, एवरीथिंग वाज शट, और हमको दूध दही ये सब लेना था, कहाँ से लें। हमने सोचा चलो मंडे को ले लेते, कोई बात नहीं। मंडे को भी सब बंद। तो यहाँ पे हॉलीडे मतलब हॉलीडे होता है सबके लिए, नॉट जस्ट फॉर सर्टेन सेट ऑफ पीपल बट फॉर एवरीवन। सो बाद में हमें पता चला कि भैया ऐसा है कि संडे को अगर आपको कुछ, किसी को डिनर पे बुला रहे हो, किसी को लंच पे बुला रहे हो, या कुछ करने वाले हो घर पे, तो सामान सैटरडे तक खरीद के रख लो। और अगर मंडे को पब्लिक हॉलीडे है तो स्टॉक करके रख लो, क्योंकि फिर वो सामान नहीं मिलने वाला इधर। तो वो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा इधर। मैंने पहले भी यूरोप ट्रैवल किया है कि, बट मैंने कभी ये एनकाउंटर नहीं किया था, मैंने सिर्फ सुना ही था इसके बारे में। बट दैट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, सैटरडे संडे को ही लोग बाहर निकलते हैं, सैटरडे संडे को ही दुकानदार अपनी दुकानें खोलते हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम होता है, फुर्सत होती है कुछ करने के लिए। और करना भी वैसा ही चाहिए आइडली, बट मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चलन है। मे बी दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू वर्क लाइफ बैलेंस, सो कॉल्ड, कि भाई लाइफ तो सबकी है, चाहे दुकानदार हो, चाहे शॉप्स में काम करने वाले हों, चाहे मॉल्स में काम करने वाले हों।
बट हाँ, इट इज़ स्लाइटली डिफ़िकल्ट कि अगर आप 9 to 5 यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो या तो आप ग्रोसरी शाम को ख़रीदते हुए आइए, संडे को थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी फिर नहीं तो। अब बात करते हैं यहाँ पे काम करने वालों की प्रोफेशनलिज्म की। इस चीज़ की मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में कई जगहों पे वो प्रोफेशनलिज्म लैक करता है। कई काम ज़बान पे के बेसिस पे होते हैं। मैंने जहाँ तक इनकाउंटर किया, एक थरो प्रोफेशनलिज्म जो मुझे देखने को मिला इंडिया में, वो है अपने डिफेंस फोर्सेस, अपने आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। इसके अलावा मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, प्राइवेट कंपनीज के साथ डील किया, बिजनेस डीलिंग्स करी, बहुत सारा कुछ किया, बट वो लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म मैंने नहीं देखा जो यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है। बिकॉज़ यहाँ पे बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई काम ही नहीं होता है। मतलब अगर आपको कोई बिज़नेस करना है किसी के साथ या कोई आपका प्रपोज़ल है, सबसे पहले तो यहाँ अपॉइंटमेंट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, अगर मुझे मेरे अकाउंटेंट, मेरे खुद के यहाँ के लोकल अकाउंटेंट के साथ अपॉइंटमेंट चाहिए तो मुझे उसको ईमेल लिखना पड़ेगा और तब प्रॉब्ली वो मुझे टाइम देगा एंड देन आई हैव टू गो एंड मीट हिम। अकाउंटेंट वोंट कम टू यू, इधर पे वो चलन ही नहीं है। तो दूसरी चीज़, हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करना, हर चीज़ को मेल पे लेना, हर चीज़ का कोई भी अगर बड़ी डीलिंग हो रही है उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, बिना कॉन्ट्रैक्ट के ऐसे ज़बान के बेसिस पे यहाँ पे कोई काम नहीं करता। सो वो लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म बोथ मैंने पब्लिक सेक्टर में भी देखा है यहाँ पे और प्राइवेट सेक्टर में भी देखा है। इसके अलावा स्कोप ऑफ अर्निंग इज़ क्वाइट गुड हियर बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ लेस। सो अगर आप टैलेंटेड हो, आप स्किल्ड हो, बीट इन द फील्ड ऑफ जॉब, कोई भी आप जॉब करना चाहते हैं या आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके पास एक ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है, आप स्किल्ड हैं किसी काम में, दैट इज़ रिस्पेक्टेड हियर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप कमा ना पाओ। अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आप स्किल्ड हो, अगर आपको किसी सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज है और उस चीज़ का यहाँ पे स्कोप है या आप उस चीज़ का स्कोप क्रिएट कर सकते हो इधर, देन स्काई इज़ द लिमिट बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ लेस। कॉम्पिटिशन इज़ लेस बिकॉज पॉपुलेशन नहीं है इतनी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो जब मैं इंडिया को यहाँ से देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम मैं वहाँ पे कर रहा था और जिस तरीके की इनकम मैं मल्टीप्लाई कर पा रहा था, वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बट देन इनकम उससे ज़्यादा स्पीड में मल्टीप्लाई हो रही है। तो वो एक बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे हम इंडियंस को खासकर, बिकॉज हम लोग बहुत, जो कहते हैं ना, जुझारू होते हैं। हम लोग समय नहीं देखते काम करते टाइम, और जब काम कर रहे होते हैं तो काम में ही खो जाते हैं। हम नहीं देखते सैटरडे है, संडे है, आज तो वीकेंड है, आज तो दुकान बंद रख रही है, वो सब काम हम नहीं देखते, वो सब चीज़ें हम नहीं देखते। तो उस चीज़ का फ़ायदा हम जैसे लोगों को यहाँ पे भरपूर मिलता है क्योंकि हमारे पास वो 2 एक्स्ट्रा डेज़ मिल जाते हैं हमें काम करने के लिए। तो हाँ, वो चीज़ का एडवांटेज तो यहाँ पे मिलता है। बट अगेन, आप यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे लोगों को लेज़ी बोलते हैं कि यूरोपियंस बड़े लेज़ी होते हैं यार, फ़ोन ही नहीं उठाते सैटरडे को, संडे को। कुछ लोग उसको बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में देख के, ये बोल के कि यार वर्क लाइफ बैलेंस है, उनका भी सैटरडे संडे है, क्यों वो फ़ोन उठाएं। तो हाँ, दोनों एस्पेक्ट हैं इस चीज़ के। तो मतलब मैंने दोनों पॉइंट रख दिए आपके सामने। इंडिया में भी कुछ सेक्टर्स में चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। मैंने सुना है, मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त हैं जो कि आईटी सेक्टर में हैं, कि आईटी सेक्टर में सैलरीज हैव इम्प्रूव्ड, अर्निंग्स लोगों की काफ़ी अच्छी हो गई है। कुछ सेक्टर्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बट अगेन देयर इज़ अभी भी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। यहाँ पे अगर आप हंगरी पर से की बात करें तो, क्योंकि हंगरी पूरी तरीके से यूरोज़ में कन्वर्ट नहीं हुई है, इनकी अपनी लोकल करेंसी है जो कि काफ़ी डिप्लीटेड है एज़ कम्पेयर टू यूरोज़। तो यहाँ पे जो यूथ है वो नॉर्मली जर्मनी, फ्रांस, स्पेन चला जाता है काम करने आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज़। यहाँ पे जॉब्स नहीं करते ज़्यादातर, बट जो एशियंस यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, उनके लिए फिर भी इट्स अ डिसेंट मनी विच इज़ बीइंग पेड टू देम, बी इट शेफ़ जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, शेफ्स हो गए, वेटर्स हो गए, इस तरीके के काम भी जो कर रहे हैं उनको भी ठीक ठाक पेमेंट मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू व्हाट दे वर गेटिंग बैक होम इन देयर होम कंट्री, इन एनी ऑफ द एशियन कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ। ओके, नाउ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, एक तो मैंने जब आपसे प्रोफेशनलिज्म की बात करी, उसी से रिलेटेड एक और चीज़ की बात करता हूँ, बताता हूँ आपको कि यहाँ से अगर आपको बाल भी कटवाने हैं अपने, तो आपको नाई से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बार्बर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। यू कांट जस्ट वॉक इन कि भाई हाँ ठीक है 2 लोग हैं, इसके बाद मेरा नंबर आ जाएगा, आप बैठ गए। नहीं, वो खाली बैठा रहेगा, वो आपके बाल नहीं काटेगा, आप बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर आओ। एंड एट टाइम्स
बॉयज़ के लिए, मेन के लिए तो भी एक एक दो दो दिन बाद के अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं, बट लेडीज़ के लिए जो मैंने देखा है, क्योंकि उनको आईब्रोज और ये और वो सब तीन जाम कराना होता है, उनके लिए एक एक हफ्ते 10-10 दिन के अपॉइंटमेंट मिलते हैं यहाँ पे, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज जब वही है, पहले जब हम बात करते थे तो हमें ऐसा लगता था कि यार इन लोगों को क्या काम नहीं करना है क्या, इनको इनकी अर्निंग कैसे हो रही है, बट इवेंचुअली दे आर अर्निंग वेल। सो हाँ, हम जैसों के लिए जो इतने साल इंडिया में रहे कि भाई आज बाल कटवा के आते हैं, पहुंच गए अपने फेवरेट बार्बर के पास या स्टाइलिस्ट के पास, बोला भाई चल काट दे बाल, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट मिलना, अगेन मेडिकल सर्विसेज ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज़ हो गए, फिल्म स्टार्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ये लोग सब यूरोप, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, यूएस, यूके इधर जाते हैं अपना इलाज कराने। बट अगर आप जनरल पब्लिक की बात करें, यहाँ पे भी इट्स नॉट दैट ईजी। एक ढंग के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना इज़ नॉट ईजी। एक एक महीने, दो दो महीने तक वेटिंग होती है डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लेने के लिए। दूसरी चीज़, अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है और अगर आपका यहाँ पे आप टैक्स पेयर नहीं हो, अगर आप टैक्स पेयर हो तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आपको कवर कर लेती हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप किसी भी हॉस्पिटल में वॉक इन कर सकते हो, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट अगर आप वो नहीं कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूशंस पे नहीं कर रहे हो अपने रेगुलरली, तो वो भी कवर नहीं होता है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस, सॉरी, हेल्थ इंश्योरेंस पे सब कुछ डिपेंड होता है आपका, और अगर वो भी नहीं है देन इट इज़ सुपर एक्सपेंसिव। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट दैट ईजी। सो कई ट्रीटमेंट्स तो ऐसे हैं कि आप इंडिया जाके अपना इलाज करा के वापस भी आ जाओगे, तब भी उतना खर्चा नहीं होगा जितना यहाँ पे उस छोटे से ट्रीटमेंट के लिए जितना यहाँ पे चार्ज कर लिया जाएगा। तो हाँ, मेडिकल वाइज मुझे ऐसा लगता है इंडिया इज़ फार मोर सॉर्टेड कंट्री। मेडिसिन बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाती हैं। आप केमिस्ट के पास जाओ, अगर नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई ऐसी मेडिसिन ऐसे रूल्स निकाले हुए हैं कि इतनी मेडिसिन ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देनी चाहिए, बट देन इंडिया में वो नहीं होता। आपके जान पहचान वाला केमिस्ट है, आप उससे रेगुलरली दवाई लेते हो, आप जाओगे वो आपको दे देगा। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं होता। एंटीबायोटिक्स तो मिलती ही नहीं है बिना प्रिस्क्रिप्शन के। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था इनिशियली, बट देन एज यू स्टार्ट लिविंग हियर यू गेट यूज्ड टू इट। आप उतना एडवांस में प्लान करके चलते हो चीज़ों को। बट अगेन, जब तक आप यंग हो तब तक ठीक है, बट जब एक एज के बाद जब रेगुलरली डॉक्टर्स के पास जाना पड़ सकता है। कई लोगों से मैंने ये सुना है कि भैया हंगरी एज अ कंट्री इज़ नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू रिटायर, क्योंकि आप रेगुलरली डॉक्टर्स के पास जाओगे, आपको विज़िट करना पड़ेगा। और यहाँ पे इतने अच्छे, क्योंकि वैसे कि मैंने बोला सैलरीज यहाँ लो हैं लोगों की, तो लोग अच्छे डॉक्टर्स भी बाहर निकल जाते हैं। तो अच्छे डॉक्टर्स मिलना पहले तो बहुत मुश्किल बात है। तो लोग ऑस्ट्रिया जाते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रिया की मेडिकल फैसिलिटीज़ आर लॉट मोर बेटर। स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट। तो वो एक डिसएडवांटेज है इधर। और मुझे ऐसा लगता है इंडिया में ये चीज़ सबसे बढ़िया है, सबसे सॉर्टेड है। इसलिए इंडिया में देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म, बहुत तगड़े तरीके से फ्लरिश भी कर रहा है। लोग बाहर बाहर से आते हैं वहाँ इलाज कराने के लिए, डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज़। दूसरा चीज़, यहाँ पे डॉक्टर्स आपको कोई वार्मथ नहीं देंगे। मतलब वो होता है ना, कल आप बीमार पड़ गए तो डॉक्टर आया, उसने पूछा, हालचाल पूछा, और फिर बोला अरे घबराइए मत, आप ठीक हो जाएंगे, ये वो, है ना, आप ट्राई करिए एंड थोड़ा सा विल पावर दे। ऐसी देर तक डॉक्टर यहाँ बातें नहीं करते। दे आर वेरी प्रोफेशनल। उनके लिए जैसे वो मुन्ना भाई MBBS में बताया ना, आप बीमार शरीर हो, वो आएंगे, आपको ट्रीट करेंगे और चले जाएंगे। ज़्यादा बिल्कुल ही कोर, कभी कभी उतना भी प्रोफेशनलिज्म मुझे लगता है ठीक नहीं है। बट यहाँ पे वो है तो है, यू कांट रियली हेल्प। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया इस मामले में काफ़ी सॉर्टेड है। दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज, यहाँ आपको सारे काम खुद ही करने हैं। मतलब खाना बनाना आपको कोई कुक इतना इजीली मिलेगा नहीं। अगर आप कुक चाहते भी हो तो आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। अगर मिल भी गया तो सुपर एक्सपेंसिव होते हैं कुक्स। उसके अलावा हमारे यहाँ तो हेल्प होती है मेड्स के फॉर्म में, बर्तन के लिए, झाड़ू के लिए, पोछे के लिए, घर के काम करने के लिए, डस्टिंग के लिए, गाड़ी साफ़ करने के लिए। सोसाइटीज़ में, मैं जब इंडिया में था, गाड़ी साफ़ करने वाला अपना सुबह बढ़िया गाड़ी पे कपड़ा मार जाता था, मंथली पेमेंट दे दो उसको। तो वो सारी फैसिलिटीज़ बाबा यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट किसी भी यूरोपियन कंट्री में आपको नहीं मिलेगा। वो सब आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। एंड प्रॉबेबली जो काफ़ी टाइम तक इंडिया में रह चुका है मेरे जैसा आदमी, उसके लिए इन चीज़ों में थोड़ा सा एडजस्ट कर पाना
थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर उसी चीज़ को अपने मन को थोड़ा बहला लेते हैं कि यार ठीक है, बिज़नेस ग्रो कर रहा है, यू नो, लाइफ अच्छी चल रही है, वी कैन ट्रैवल अलॉट, वी कैन एक्सप्लोर प्लेसेस। उसके लिए ये एक छोटा सा अगर एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो ठीक है, कर सकते हैं। इस मामले में हमारा देश बहुत अच्छा है। आप एक तो कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो दूसरों के लिए, और आपको एक हेल्पिंग हैंड भी मिल रहा है, तो आप प्रोडक्टिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो रादर देन बर्तन धोने, रादर देन, हालांकि डिश वॉशर्स हैं यहाँ पे किचन में, आप जस्ट बस बर्तन को फिक्स कर दीजिए और उसको ऑन कर दीजिए, वो 2-3 घंटे में धो के दे देगा आपको। बट देखा जाए तो हाँ, मोर लेस सारे काम आपको यहाँ पे खुद ही करने हैं। इनफैक्ट मुझे प्लम्बर की ज़रूरत थी, मुझे इतनी मशक्क़त करनी पड़ी एक प्लम्बर ढूंढने के लिए, फिर उससे अपॉइंटमेंट लो, फिर वो भाई साहब आएंगे, फिर वो मुआयना करेंगे। जबकि हमारे देश में ये सब काम बड़ा इजीली हो जाता है, ऐप्स के थ्रू हो जाता है। वो सरप्राइज़, यहाँ पे कोई ऐप ही नहीं है इस तरीके की। वो इंडिया में कौन सी आती है, अर्बन क्लैप या कुछ इस तरीके की ऐप है जिसके थ्रू आप इस तरीके की हेल्प को मंगवा सकते हैं अपने घर। जबकि यहाँ पे ये बिज़नेस आइडिया है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं। अगर आप चाहो तो इस तरीके की ऐप यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो सकता है आपका बिज़नेस चल जाए। फिर क्योंकि जैसे कि मैंने बोला बताया पास में कि अर्निंग पोटेंशियल इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है हम जैसे इंडियंस के लिए। अगर हम अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने पोटेंशियल को यहाँ पे दिखा पाएँ, तो आप कमा बहुत सकते हो। बट ये भी है कि यहाँ टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हैं। 40% इनकम टैक्स है हंगरी में, और ऑस्ट्रिया में भी कम नहीं है। जीएसटी है 27%। तो आप ये मान के, और दूसरी चीज़ क्या है, हमारे यहाँ क्या होता है ना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के हाथ में अपने सब कुछ दे सकते हो, वो आपका आईटीआर फाइल कर देगा, वो आपका पैसा मैनेज कर लेगा, वो आपको बता देगा इतना पैसा आप यहाँ इन्वेस्ट कर लो, ये एलआईसी पॉलिसी ले लो, ये ले लो, म्यूचुअल फंड में डाल दो पैसे को। लॉ को कैसे, लॉ के दरमियान रह के अपने टैक्सेस को कैसे कम करना है, एक्सपेंसेस कैसे करने हैं, वो सब वो मैनेज कर देगा। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आप चाहे जो कर लीजिए, आप टैक्स पे करने से बच नहीं सकते। टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरीके की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी नहीं है जो आपको कोई गाइडेंस दे पाएँ कि आप कैसे टैक्स को सेव कर सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, नहीं, वो सब आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। तो वो एक बहुत मुझे लगता है मेजर डिसएडवांटेज है। बट अगेन क्योंकि टैक्स ज़्यादा है तो उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सुपर है यहाँ पे। बुडापेस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड इन द पास्ट। तो उस लिहाज से देखा जाए, हर एक जगह, हर एक सेक्टर, हर एक स्ट्रीट कनेक्टेड है यहाँ पे बाय बस, बाय ट्रैम और बाय मेट्रो। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता भी है, 2,500-3 हज़ार रुपये महीने में यू कैन यूज़ एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एन नंबर ऑफ टाइम्स, विच इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग। इवन ये फैसिलिटी टूरिस्ट के लिए भी है, ना सिर्फ यहाँ के लोकल्स के लिए, ना सिर्फ यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए, विच इज़ क्वाइट गुड। तो उस लिहाज से देखा जाए तो टैक्स जो ये लोग चार्ज करते हैं ठीक है, बट अदरवाइज़ देखा जाए हम जैसों के लिए जिनका इंटेंशन ही यहाँ आके कमाना है, यहाँ आके बिज़नेस को ग्रो करना है, एक अच्छी लाइफ जीना है प्रॉबेबली, तो कभी कभी लगता है यार अपना इंडिया बेटर था। लास्ट में मैं यहाँ पे यही चीज़ शेयर करूँगा कि देखिए, एनीवन हु इज़ विलिंग टू ट्रैवल, विलिंग टू एक्सप्लोर, विलिंग टू वर्क हार्ड, उसके लिए कोई भी देश में कहीं भी चले जाए वो ही कैन सक्सीड। और मेरी वाइफ ने, हमने एक रिस्क लिया। इट वाज अ ह्यूज रिस्क पोस्ट कोविड, क्योंकि कोविड के दौरान वैसे ही बिज़नेस नहीं चल रहा था, तो हमने सोचा चलो टाइम है, ये मूव करते हैं। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा कभी, अगर कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको जानना है कि हाउ टू सेटअप अ कंपनी इन यूरोप। तो हमने वो मूव किया। इट वाज अ बिग रिस्क, और वो रिस्क ऐसा था कि 1 साल का एक्सपेरिमेंट आप समझ लीजिए कि 1 साल करके देखेंगे, अगर जमा तो ठीक है, नहीं तो वील कम बैक, देयर इज़ नथिंग टू लूज़। ऑफ कोर्स वील लूज़ मनी, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई तो किया। वो दिमाग में था कि ट्राई करेंगे एक बारी, और वो काम कर गया रिस्क। तो मैं यही बोलूँगा कि अब जब मैं यहाँ बैठा हूँ और पिछले 2 साल में जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ हमने किया, जो भी ऑब्जेक्टिव थे, उनमें से काफ़ी ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए जिस इरादे से हम यहाँ पे आए थे सेटल होने। बट अब जब मैं इंडिया की तरफ देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है
और इंडिया का ऐसा नहीं मैं प्रोग्राम्स नहीं देखता, मैं कभी कभी न्यूज़ चैनल्स देखता हूँ इंडिया के। और अगर मेरे को आप कंपेयर करने को बोले, मैं थोड़ा सा डिफरेंट टेंजेंट में जा रहा हूँ यहाँ पे, बट मुझे ऐसा लगता है इंडियन न्यूज़ चैनल एक बहुत ही भारतीय जनता को एक बहुत ही बबल के अंदर रखे हुए हैं कि इंडिया ये, इंडिया वो, इंडिया ऐसा, इंडिया ने ऐसा कर दिया, इंडिया ने वैसा कर दिया। बट वो ये दिखाई नहीं रहा कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में चीज़ें इम्प्रूव नहीं हुई हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी चीज़ें अभी भी मैं जाता हूँ। इनफैक्ट मैं लास्ट 1 साल में 4 ट्रिप्स मैं इंडिया की कर चुका हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क। तो यहाँ पे जब मैं न्यूज़ चैनल्स को देखता हूँ, उनका काम सिर्फ न्यूज़ देना है। ऐसा नहीं है यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ करप्शन नहीं है, यहाँ रेड टेपिज्म नहीं है, यहाँ पे भी है। बट अगेन यहाँ पे उन चीज़ों के थ्रू जनता को इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता। इंडिया में अभी यही हो रहा है कि न्यूज़ चैनल्स काफ़ी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को लेके, जो कि मुझे लगता है गलत है। और एज अ थर्ड मैं बर्ड्स आई व्यू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं बाहर बैठा हूँ इसलिए मैं चीज़ों को बाहर से देख रहा हूँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो इंसान इंडिया में न्यूज़ नहीं दिखेगा ना, उसको पूरा हिंदुस्तान बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। अगर आप न्यूज़ देखेंगे आपको लगेगा हिंदुस्तान में सब गड़बड़ी चल रही है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ पे अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें, अगर आप इकोनॉमी की बात करें, यहाँ पे भी चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा सब बहुत कुछ परफेक्ट कंट्री है। परफेक्ट कंट्री कोई कंट्री नहीं होता, वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था। यहाँ पे भी हमें एज एन इंडियन कई एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि ये लोग पूरी तरीके से एज अ नॉन EU सिटीज़न को अपना लेंगे, वो भी गलत है। हम भी कोई इंडिया में फॉरेनर अगर आके रहने लगता है, हम भी उसको पूरी तरीके से नहीं अपनाते, बट मुद्दा ये है कि मैं एज एन इंडिविजुअल यहाँ पे क्या करने आया हूँ। मैं यहाँ काम करने आया हूँ, मैं यहाँ मेहनत करने आया हूँ, मैं यहाँ कुछ अचीव करने आया हूँ, और मैं यहाँ खाली बैठने नहीं आया, राइट। सो गाइज़, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे जज मत करिए। मेरे ओपिनियन है, आपके अपने ओपिनियन होंगे। एवरीबडी हैज़ द राइट टू पुट देयर ओपिनियन। मैंने अपने ओपिनियन रखे। अगर आपका कोई फीडबैक है, अगर आपको कुछ लगता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं इस तरीके का और कंटेंट बनाना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि आई शुड बी टॉकिंग मोर अबाउट लाइफ इन यूरोप, जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो मेरे पास और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है शेयर करने को। आई कैन शेयर, ऑफ कोर्स दिस चैनल स्टार्टेड मोर लाइक अ फोटोग्राफी चैनल, देन बिकेम ए ट्यूटोरियल चैनल। बट यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है मेरे से अच्छे अच्छे लोग बहुत ट्यूटोरियल बना रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल बना रहे हैं। और मेरे को ऐसी चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए जो मुझे अब इंटरेस्ट फील कराएं कि मुझे ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, और लोगों को जानने की इच्छा भी है वो चीज़ें। तो अगर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जानने की और इच्छा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।